सभी दर्शकों को सुचिता रूल की ओर से नमस्कार। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो लोग इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें जो बीमार रहना पसंद करते हैं और जिन्होंने मेडिकल को अपनी लाइफ का सहारा बना लिया है। ये वीडियो स्वस्थ लोगों के लिए है, जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए बनाई गई है क्योंकि ये वीडियो पूरी तरीके से हमारी हेल्थ पर बेस्ड है। आज हम आपको आत्मानंद योगपीठ गांव भाणा के बारे में बताते हैं, जिसे ब्रह्मचारी आश्रम भी कहा जाता है। यह आश्रम बहुत पुराना है। यहाँ पर योगाचार्य रामफल आर्य जी बच्चों को दैनिक योग क्रियाएं सिखाते हैं। यहाँ आने वाले बच्चे न केवल स्वस्थ रहते हैं, बल्कि उनके शरीर में इतना लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि वो योग क्रियाओं में भाग लेते हैं। स्कूल स्तर पर होने वाली जिला और राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिताओं में भी ये बच्चे भाग लेते हैं और अपनी प्रतिभा के आधार पर पुरस्कार प्राप्त करते हैं। आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर ना केवल बड़े बच्चे बल्कि छोटे बच्चे भी यहाँ पर योगा करने के लिए आते हैं। इन सभी के अंदर इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि योगा कॉम्पिटिशन्स के अंदर पार्टिसिपेट भी करते हैं। इस योगाश्रम में योगाचार्य रामफल आर्य जी बड़े आत्मसमर्पण के साथ योग क्रियाएं सिखाते हैं। अगर आप काल्पनिक मानते हैं कि योग करने से बीमारियों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता, तो यहाँ आने वाले दैनिक रूप से जो योग करते हैं उनके मुख से सुनिए कि उन्हें यहाँ आकर योग करने से क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे यहाँ पर योगा करने के लिए आते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ से इनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। नमस्कार, आप यहाँ पर कब से योगा करते हैं? आपको यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं आपको यहाँ पे योगा करने से? मैं लगभग यहाँ 1 साल से योगा कर रही हूँ। मेरे को पहले नसों में प्रॉब्लम थी, तो मेरी दादी आती थी, उनके बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार थे, वो आने लगे तो उन्होंने मेरे को भी बताया किया, तो मैं आने लगी। मेरे को इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा। पहले कहीं भी चक्कर आ जाते थे, एक एकदम सांस अटक जाती थी और बहुत घबराहट होती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत फ़ायदा हुआ मेरे को तो। और मैं तो सबको ये कहती हूँ कि सारे योगा करो। सारे दवाइयों पे इतना पैसा वेस्ट कर देंगे, पूछो मत। लेकिन योगा के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन अपने शरीर के लिए उन्हें निकालना चाहिए। क्या योगा करने से कोई मेंटली बेनिफिट भी मिलता है? हाँ, बहुत ज़्यादा मिलता है। टेंशन जितनी मर्जी हो ना, सवेरे शाम जितना मर्जी टाइम मिले योगा कर लो, सबसे ज़्यादा शांति है। और अगर सुखासन में थोड़ी देर भी बैठ जाओ ना, मन को इतनी शांति मिलेगी, मैं बता नहीं सकती आपको। आपको क्या प्रॉब्लम रहती थी जो आप यहाँ पे योगा करने आने लगे? मुझे नींद बहुत कम आती थी और हमें टेंशन रहती थी। आपको यहाँ पे आने के लिए किसने बताया? आपको मोटिवेशन कहाँ से मिले? आपको यहाँ पे आने का इंटरेस्ट कहाँ से हुआ आपको? मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि वहाँ योग पीठ बाना में आपको योगा सिखाया जाएगा, जिससे आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो मैं यहाँ कुछ समय पहले से आने लगी और मुझे यहाँ आके बहुत ही लाभ मिला और मुझे अब अच्छी से नींद भी आती है और टेंशन भी बहुत कम है। मैम, आप यहाँ पे डेली योगा करने आते हो, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं और आप दूसरों को क्या कहना चाहोगे कि और क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं इससे? योगा करने से हमें बहुत सारी बीमारियों पे जैसे हम काम करता है, ये हमारी हर तरह की बीमारी ठीक करता है। पहले मेरे को जैसे बीपी ज़्यादा रहता था, तो जब से मैंने योगा करना स्टार्ट किया है अब बिल्कुल नॉर्मल है। और जैसे मेरा वेट ज़्यादा था तो अब बिल्कुल ठीक है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सभी को योग करना चाहिए। उससे हमारा जैसे दवाइयों का खर्चा भी बिल्कुल कम हो जाता है और स्वस्थ रहते हैं। आप दूसरे लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि उन्हें दवाइयों पर, डॉक्टर्स पे ज़्यादा विश्वास करना चाहिए या फिर उन्हें योगा करनी चाहिए अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए? नहीं, हम लोगों को यही कहना चाहेंगे कि सभी को योग करके स्वस्थ रहना चाहिए और अपना दवाइयों का खर्चा बचाना चाहिए। आप यहाँ पे योगा करने के लिए आते हो, आपको योगा करने की ऐसी क्या ज़रूरत होगी कि आपको कोई बीमारी थी, आपका शौक़ है या फिर और कोई वजह है इसके पीछे? नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। एक्चुअली मैं योगा को खेल की तरह खेलती हूँ। मेरे स्कूल में बहुत सारी लड़कियाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेलती हैं और उनकी पोजीशंस भी आई है, इसलिए मेरा दिल करता है कि मैं भी योगा कंपटीशन में भाग लूँ और पोजीशन लूँ। यहाँ पे जो लड़कियाँ योगा करने आती है, गवर्नमेंट स्कूल की लड़कियाँ, उनकी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे भी बहुत बार पोजीशन आई है। और मैंने भी इसलिए योगा शुरू किया है कि मैं भी कॉम्पिटिशन में भाग लूँ और पोजीशन लाऊँ। आइए योगी रामफल आर्य जी से जानते हैं कि योग के प्रति समर्पित रहने से न केवल बीमारियों से बच सकते हैं, बाकी और क्या फ़ायदे हैं। सर, अपना ये जो आत्मानंद योगपीठ है, इसकी शुरुआत कब हुई थी और किसने की थी? ये हमारे स्वामी जी आत्मानंद जी, जो उनको लोग बाबा ब्रह्मचारी के नाम से जानते हैं मोस्टली, वो 1980 में आए थे यहाँ पे। तो तभी से उन्होंने योगा और रेसलिंग सिखाना शुरू किया था बच्चों को, और तब से ये स्टार्ट है, अभी तक सुचारू रूप से ऐसे ही चलता आ रहा है ये।
हमारे सनातन वैदिक धर्म में पहले जो है जीवन में योग जीवन का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब लोगों ने योग को बीच में ही छोड़ दिया है। लोग जो है मेडिकल पे ज़्यादातर डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो कैसे योगा में लोगों का विश्वास बढ़ाया जाए वापस से, कैसे मेडिकल से उनको छुटकारा पाया जाए? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि पहले तो हम हर इंसान एक योगी की तरह का जीवन जीते थे और बीच में हमारी देश में बहुत सारी कंपनी आई जिन्होंने दवाइयों का और हॉस्पिटलों का काफ़ी प्रचार किया, जिसके कारण हमारी यौगिक जो पद्धति थी वो थोड़ा पीछे छूट गई। लेकिन अब अगर हम देखते हैं तो जितनी भी एलोपैथी की दवाइयां हैं उनसे जो भी हमारे छोटे छोटे से रोग हैं जिसको बीपी, शुगर, इनको हम मानते हैं, तो वो भी ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि दवाइयों का इतना अंधाधुंध उन्होंने प्रचार किया और हमारी बॉडी पे इतना यूज किया कि हमारी बॉडी एक तरह की बंजर जैसी हो गई है। और अब अगर हम योग नहीं करते तो उस पर दवाइयाँ काम ही नहीं करती। तो इसलिए हमारी ये ज़रूरत भी है और मजबूरी भी है। अब अगर हम योगा को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम एक तो महंगी दवाइयों से बचेंगे, दूसरा हमारी जो दवाइयाँ अगर हम लेंगे तो उनका अच्छा रिजल्ट आएगा, और दूसरा ये भी है कि हम योगा को एक बोझ की तरह ना मान के उसको अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें। तो ये बहुत सरल कार्य है अगर हम इसको अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें। तो इसको ऐसा नहीं है कि हम दवाई लेके ही ठीक हो सकते हैं, क्योंकि उनके दुष्परिणाम भी हमें सामने आते हैं। फिर हम देखते हैं कि आज का जीवन जो हमारा है वो लगभग 50 साल पे ही आके ख़त्म हो गया हमारा जीवन, और पहले हमारे जो पूर्वज थे उनकी उम्र 80 वर्ष 90 वर्ष तो नॉर्मल जीते थे वो लोग, 120 वर्ष तक भी जी जाते थे वो लोग। और अगर हम देखें अभी भी जापान के अंदर जो लोग लगभग आयुर्वेद के ऊपर डिपेंड हैं और उनका 120 वर्ष का जीवन है, नॉर्मल इंसान का एक जीवन। तो इसलिए अगर हमें स्वस्थ और एक लंबा जीवन जीना है तो हमें योग को तो अपनाना ही होगा, और हमारे बच्चों में इसके गुण, इसके संस्कार हमें डालने होंगे। इसको सबसे ज़्यादा मतलब बीमारियां रहती हैं, उन्हें उम्र के कारण भी हमारी बुजुर्ग माताओं को बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, दर्द रहता है, तो वो यहाँ तक आ नहीं सकती या फिर और कहीं वो नहीं जा सकती हैं, उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है आने जाने में। तो आप कुछ ऐसे योगासन बताइए जिन्हें वो घर पे बैठ के भी कर सकती हैं, उन्हें उनसे उनके दर्द से आराम मिलेगा और उनकी बीमारियों से उन्हें छुटकारा मिल सकेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि थोड़ा सा समाज के अंदर एक योग के प्रति ये डर भी बैठा हुआ है कि ये मेरे से नहीं होगा। कुछ माताएं बहनें ऐसा बोल देती हैं कि नहीं, मेरे से तो मतलब बैठा भी नहीं जा सकता, तो मैं कैसे मुड़ूंगी, कैसे मैं टिड्डी मिड्डी नहीं होया जा सकता। ऐसी भ्रांतियां हैं योग के बारे में, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इतने साधारण व्यायाम हैं, इतने प्राणायाम हैं साधारण। अगर योग भी नहीं कर सकता इंसान, कोई बुज़ुर्ग है, मेरी माता, मेरी बहन या मेरे पिता समान बुज़ुर्ग, तो वो अगर खाली प्राणायाम ही बैठ के कर ले तो उससे भी वो लगभग सारी तरह की बीमारियों को ठीक कर सकता है। जैसे भस्त्रिका का प्राणायाम है, बैठ के अपना लंबा सांस भरे, सिर्फ वो लंबा सांस भरा और छोड़ दिया। सिर्फ सांस तो हम सारा दिन वैसे भी लेते ही हैं। अगर भस्त्रिका का प्राणायाम लंबा सांस भरेंगे तो हमारे माइग्रेन से संबंधित जितने भी रोग हैं वो सभी ठीक हो जाएंगे। अगर हमें चिंता ने ग्रसित है, अगर हमारा मस्तिष्क ऐसा हो गया है, हमारे आधा सीसी रोग हो गया है, सिर में आधे सिर में दर्द हो जाता है, आधा ठीक होता है, फिर आधे में दर्द हो जाता है, आधा ठीक होता है, तो इससे वो उसमें भी लाभ मिलती है। और आपकी भूख बढ़ेगी, क्योंकि जब ऑक्सीजन का स्तर शरीर में बढ़ता है तो वो हर पार्ट पे काम करता है ऐसा। इसके बाद फिर आप कपालभाति प्राणायाम कर सकते हो, बैठ के सिर्फ आप मुद्रा में बैठ के ऐसे, और सिर्फ स्ट्रोक लगाने होते हैं ऐसे। इसको आप नित्य प्रतिदिन अगर 15 मिनट भी कर लेते हो बैठे बैठे, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर की हर ब्लॉकेज को खोल देता है ये, और आपको एनर्जी इतनी देता है कि आपको थकावट नहीं लगेगी। जैसे बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे मेरे को हल्का हल्का बुखार लगता है और वो चलने फिरने में असमर्थ रहते हैं। अगर 15 मिनट बैठ के कपालभाति प्राणायाम कोई कर ले अपने घर पे ही, तो उसको एनर्जी में एकदम से बूस्ट मिलेगा उसको ऐसा करने से। और ऐसे ही अपना अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ये करते हैं हम, जिनको फेफड़ों से संबंधी अगर कोई व्याधि है, जिनको दमा की शिकायत रहती है जिनको, तो वो बैठ के ऐसे एक नाक से श्वास भरें, फिर उसको बंद कर लें, दूसरी से छोड़ दें, फिर दूसरी से भरें, फिर छोड़ दें। इसको अगर हम 5 से 10 मिनट तक कर लेते हैं तो हम देखेंगे हमारे
श्वसन तंत्र को बहुत मजबूत करता है और हमारे डायफ्राम का भी साइज इससे बढ़ जाता है, क्योंकि उससे हमारी जब स्टोर कैपेसिटी बढ़ेगी हमारी ऑक्सीजन की, तो फिर हमारी बॉडी को लंबे समय तक स्वस्थ वो रखेगी। तो इतने छोटे छोटे से सूक्ष्म व्यायाम है, जैसे हाथों को कंधों को ऐसे घुमा लेना, थोड़ी देर बैठ के थोड़ा हाथों को ऐसे स्क्रब कर लेना, रगड़ लेना, और इतनी छोटी छोटी चीज़ें जैसे आँखों के व्यायाम है। जिन माताओं को बहनों को आँखों में कोई समस्या रहती है, जैसे वो सिर्फ आँखों को ऐसे गोल गोल घुमा लें कुछ समय बैठ के अपनी जगह पे ही, फिर दूसरी तरफ से ऐसे घुमाएं इनको गोल गोल, थोड़ा बंद करें थोड़ा खोल लें ऐसे, और फिर थोड़ा हाथों को मालिश करके और अपनी आँखों पे ऐसे रख लें, तो आँखों में एकदम से बूस्ट एनर्जी का काम ये करता है। और जिन बच्चों को चश्मे लगे हुए हैं उन पे भी ये वर्क करता है। तो इतनी छोटी सी चीज़ भी अगर हम कर लें, और हमारी रसोई, हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे उन सभी ने इसको औषधालय बनाया गया था। हमारी सभी खाने की चीज़ें इसके अंदर हैं, सारी औषधियाँ हैं, जैसे हल्दी है, नमक है, मिर्च है, जितने भी मसाले, अजवाइन है, सौंफ है, ये सारी की सारी औषधियों के रूप में हमारी रसोई में रखी गई थी। लेकिन हमारी माताओं को, बहनों को इसकी नॉलेज नहीं है, तो उसके कारण फिर वो ऐसे ही अंधाधुंध इनको डालती रहती हैं। जैसे अगर जिनको हार्ट वगैरह में कोई दिक्कत रहती है, ब्लॉकेज कोई किसी प्रकार की है, अगर वो सुबह उठ के लहसुन की एक कली खाना शुरू कर दे तो वो कमाल का रिजल्ट देती है उसके अंदर। और जैसे सौंफ का थोड़ा अर्क ले ले, थोड़ा अजवाइन का पानी ले ले। जिन बहनों को घुटनों में दर्द रहता है, तो अगर जिन पिता समान बुजुर्गों को भी रहता है, तो वो शाम को 1 चम्मच 1 गिलास पानी के अंदर मेथी डाल ले, और उसको सुबह उठते ही उसको छान के अगर वो पानी पिए तो वो भी घुटनों के अंदर कमाल का काम करता है। और हल्दी मेथी सौंठ ले सकते हैं हम, जैसे 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम मेथी, 50 ग्राम सौंठ, इनका पाउडर बना के रख लें, और आप सुबह शाम, सुबह गर्म पानी के साथ और शाम को गर्म दूध के साथ लेके उसको विश्राम करें, तो फिर देखिए आप घुटनों में बहुत कमाल का रिजल्ट देता है वो। ऐसी ही हर चीज़ों पे कार्य करती है वो। अगर जिनकी आँखों में दिक्कत है, थोड़े भोजन में अपने काली मिर्च की मात्रा को बढ़ा लें तो वो ठीक कर देता है। जिन लोगों का बीपी हाई रहता है, तो वो थोड़ा धनिया, अपनी रसोई में धनिया सभी की में रखा ही रहता है, तो धनिया का पाउडर बना लें, उसको आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच अगर शाम को हम लेते हैं, तो वो बीपी को हमारे नॉर्मल कर देता है। जिनका बीपी हाई है, लो वालों ने नहीं लेना। जिनका बीपी लो है वो थोड़ा सा अगर घी ले सकते हैं, खाने में घी लें, थोड़ा सा नमक की मात्रा बढ़ा लें अपने भोजन के अंदर वो। तो ये दोनों चीज़ें वो कमाल का काम करती हैं, वो भी बीपी को हमारे बढ़ाने में, लो बीपी को नॉर्मल कर देंगी। इतनी छोटी छोटी सी चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें तो हम देखेंगे कुछ समय में हमारी हर बीमारी ठीक हो सकती है। सर पहले वैसे तो लोग बीमार होते नहीं थे, लेकिन अगर गलती से कभी हो भी जाते थे तो हमारे पास आयुर्वेदिक दवाइयाँ थी, उनको ले लेते थे वो। तो क्या आज भी कोई ऐसी बहुमूल्य आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं हमारे पास जिन्हें हम लेते हैं? जैसे कि अगर हमें हल्का बुखार हो जाता है तो हम डिस्पिल्स, कॉम्बिफ्लैम ऐसी दवाइयाँ लेते हैं, तो क्या हमारे पास ऐसी कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी हैं इस आज के समय में? हाँ जी, बिल्कुल हैं। अब तो हर रोग की आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपलब्ध हैं, मार्केट से आप ले सकते हो। जैसे बुखार की हम बात करें तो बुखार में हम गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं अच्छी तरह से। अगर आप टैबलेट लेना चाहो तो टैबलेट भी है, आज के समय में हर कंपनी की मौजूद है, मार्केट से ले सकते हो। अगर टैबलेट पे भी आप ना जाना चाहो तो गिलोय को आप ले सकते हो। 1 गिलास पानी में थोड़ा सा गिलोय डाल लें, लगभग 6 इंच लंबी, और उसको कूट के 1 गिलास पानी में उसको डाल लें। उसमें 1 चम्मच अजवाइन का डाल लें, थोड़ा सेंधा नमक डाल लें, और अगर घर में शहद है तो वो डाल लें उसके अंदर 1 चम्मच, और शहद बाद में मिलाएं। उस पानी को उबाल के जब 1/4 मतलब 1 गिलास में से चौथे हिस्से का जब वो रह जाए तो उसको छान के फिर उसमें शहद मिला के उसको पिएं, तो वो बुखार में तुरंत राहत देता है। और ऐसे ही सर दर्द की चीज़ों को जो हम करते हैं, अगर हम सिर्फ गर्म पानी में 1 चम्मच शहद का ही डाल के ले लेते हैं तो हमारे सर को वो तुरंत ठीक कर देता है। ऐसे ही हमारी पीठ में दर्द है, जोड़ों में दर्द रहता है, जैसे उसके लिए शिलाजीत का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ऐसे ही मैं जिन का नाम लूँ, जैसे कब्ज़ की अगर कोई समस्या हमें रहती है तो उसमें आंवला रस ले सकते हैं हम, एलोवेरा रस ले सकते हैं उसके हम, वो हमारी आंतों को ठीक रखता है और हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव कर सकता है। ऐसे ही सारे, जैसे हमारे लीवर में अगर कोई दिक्कत है तो उसमें गेहूं का जवारा मिल जाता है मार्केट में, कितना भी आप ले सकते हो, तो वो काम करता है। जैसे किस किस का भी आप नाम लें तो सारी बीमारियों की आज दवा मौजूद है मार्केट में,
योग जीवन का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब लोगों ने योग को बीच में ही छोड़ दिया है। लोग जो है मेडिकल पे ज़्यादातर डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो कैसे योगा में लोगों का विश्वास बढ़ाया जाए वापस से, कैसे मेडिकल से उनको छुटकारा पाया जाए? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि पहले तो हम हर इंसान एक योगी की तरह का जीवन जीते थे और बीच में हमारी देश में बहुत सारी कंपनी आई जिन्होंने दवाइयों का और हॉस्पिटलों का काफ़ी प्रचार किया, जिसके कारण हमारी यौगिक जो पद्धति थी वो थोड़ा पीछे छूट गई। लेकिन अब अगर हम देखते हैं तो जितनी भी एलोपैथी की दवाइयाँ हैं उनसे जो भी हमारे छोटे छोटे से रोग हैं जिसको बीपी, शुगर, इनको हम मानते हैं, तो वो भी ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि दवाइयों का इतना अंधाधुंध उन्होंने प्रचार किया और हमारी बॉडी पे इतना यूज किया कि हमारी बॉडी एक तरह की बंजर जैसी हो गई है। और अब अगर हम योग नहीं करते तो उस पर दवाइयाँ काम ही नहीं करती। तो इसलिए हमारी ये ज़रूरत भी है और मजबूरी भी है। अब अगर हम योगा को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम एक तो महंगी दवाइयों से बचेंगे, दूसरा हमारी जो दवाइयाँ अगर हम लेंगे तो उनका अच्छा रिजल्ट आएगा, और दूसरा ये भी है कि हम योगा को एक बोझ की तरह ना मान के उसको अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें। तो ये बहुत सरल कार्य है, अगर हम इसको अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें तो इसको ऐसा नहीं है कि हम दवाई लेके ही ठीक हो सकते हैं, क्योंकि उनके दुष्परिणाम भी हमें सामने आते हैं। फिर हम देखते हैं कि आज का जीवन जो हमारा है वो लगभग 50 साल पे ही आके ख़त्म हो गया हमारा जीवन, और पहले हमारे जो पूर्वज थे उनकी उम्र 80 वर्ष 90 वर्ष तो नॉर्मल जीते थे वो लोग, 120 वर्ष तक भी जी जाते थे वो लोग। और अगर हम देखें अभी भी जापान के अंदर जो लोग लगभग आयुर्वेद के ऊपर डिपेंड हैं और उनका 120 वर्ष का जीवन है, नॉर्मल इंसान का एक जीवन। तो इसलिए अगर हमें स्वस्थ और एक लंबा जीवन जीना है तो हमें योग को तो अपनाना ही होगा, और हमारे बच्चों में इसके गुण, इसके संस्कार हमें डालने होंगे। सर, हमारे ये जो आश्रम है यहाँ पे योगा सिखाई जाती है, यहाँ पे लोग योगा करने के लिए आते हैं, तो इसकी टाइमिंग क्या क्या है और किस तरीके से वो लोग यहाँ पे योगा करते हैं? हाँ, इसकी टाइमिंग जैसे सुबह भी रहती है, हमारा 4:30 बजे स्टार्ट हो जाती है योग कक्षाएँ, 4:30 से 5:30 तक रहती है लेडीज़ की, और 5:30 से 6:30 रहती है जेंट्स की। और ऐसे ही रहता है शाम को 4:30 से 5:30 लगभग रहती है लड़कियों की कक्षा, और 5:30 के बाद फिर हो जाती है जेंट्स की कक्षा शुरू। और इसमें गांव से आते हैं, आसपास के जो हमारे गांव हैं वहाँ से भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, कुछ बूढ़े बुजुर्ग भी आते हैं।